गया है, सोच रहे हो ना। अप्रैल और मई निकल गया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मात्र 5 महीना बचा है। एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर का तुमको पढ़ने का मन नहीं करेगा। मात्र 7 महीना एग्ज़ाम का बचा है। दिसंबर के बाद एक साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम का माइंड पे प्रेशर बन जाता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये मेरा अधूरा है, वो मेरा अनकम्प्लीट है, इस क्लास में हम अब्सेंट थे। तरह तरह का बातें दिमाग में तुमसे चलने लगेगा। फिर जो सोचोगे कोई नया चीज़ हम सीखें, संभव नहीं। अच्छे से पढ़ लोगे, अभी बाद में रिवीजन कराएंगे। बहुत सारा प्रोग्राम तुम लोगों के लिए हम सेट कर रहे हैं। चुपचाप जैसे बता रहे हैं करते चलो। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना, उस दिन मिलना कि सर आप इतना कुछ बोले, हम सब कुछ किए, फिर भी हमको जो चाहिए वो नहीं मिला। अगर नहीं मिलेगा तो आके मिलना। अभी जैसे बता रहे हैं, जितना टेस्ट ले रहे हैं, जो ले रहे हैं, टेस्ट में 0 नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट देना है। जो क्वेश्चन आएगा उसको लिखना है, जो नहीं आएगा उसको तैयारी करना है ना। सब लोग माहौल बनाओ क्लास में, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। 11th में जो बदमाशी करना था कर लिए ना, अब तो 12th आ गया, अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे। चलो बच्चा, तो हम लोग कल का टॉपिक थोड़ा बता दो। दो ना, पैकेज दो, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ही चल रहा है। क्या पढ़ा दिए थे हम लोग? अच्छा, तब पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर बता दिए थे ना, कैलकुलेशन। अब देखो गॉस थ्योरम में, अब इसी सब का एप्लीकेशन का ही डिस्कस। गॉस थ्योरम में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर ही नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग थिन शीट के कारण भी निकाले थे। गॉस थ्योरम जब पढ़े थे तो गॉस थ्योरम में हम लोग टोटल 6 एप्लीकेशन पढ़े हैं। पहला एप्लीकेशन था कि डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय द गॉस लॉ। पहला एप्लीकेशन है कि कूलम नियम को आप डिडक्ट कीजिए, एस्टेब्लिश कीजिए बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, वो हम लोग किए। फिर दूसरा आपका था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द चार्ज स्फीयर। सुन रहे हो ना, कि कोई अगर स्फेरिकल बॉडी है और वह चार्ज्ड है तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और आउटसाइड में क्या होगा। ये कंप्लीट एप्लीकेशन आपका क्लोज सरफेस वाला था। फिर तीसरा एप्लीकेशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, जिसका डिस्कशन हमने कल भी किया। और फिर उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन आपका क्या था, फिर नेक्स्ट आपका जो फोर्थ एप्लीकेशन आपका क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट थिन शीट, इन्फिनाइट एरिया ऑफ थिन शीट, या थिन शीट ऑफ एरिया इज इन्फिनाइट, उसका हम लोग निकाले। फिर इन्फिनाइट शीट हैविंग सम थिकनेस, पांचवा था, हाँ या ना। पहले तो इन्फिनाइट शीट लिए तो उसकी थिकनेस को हम लोग 0 माने, फिर क्या बोला कि नहीं उसका थिकनेस कुछ हो तब। और फिर लास्ट आपका था कि 2 हम लोग थिन शीट रखते हैं, वन हमारा, एक अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज है तो अदर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। सुन रहे हो ना, या दोनों पॉजिटिव हो सकता है या दोनों नेगेटिव हो सकता है। ये आपका छठा एप्लीकेशन था। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन हमारा था कि वेरिफिकेशन, तो उसको तो हम लोग कह सकते हैं कि डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, तो उसको वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ भी हम लोग कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा कैलकुलेशन जो हमने किया आपको कि इनसाइड और आउटसाइड जो स्फेरिकल बॉडी का, तो स्फेरिकल बॉडी का हमने आपको पहले ही दिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया और उसका मैंने आपको एप्लीकेशंस भी पढ़ा दिया और चार्ज रिंग का भी बता दिया। अब इन्फिनाइट लॉन्ग वायर का भी हमने कल डिस्कशन कर दिया। आज इन्फिनाइट शीट का हम लोग करते हैं। हेडिंग बनाइए तो सब लोग। और ये सारे आपको जो भी हम आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं एकदम आपको CBSE 12th के लिए, और आप CUET दीजिए, जेई मेंस में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नीट लेवल तक का आपका पूरा अपडेट। अगर फिर से नोट कीजिए, CBSE 12th में अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, पेंटिंग, तो इंग्लिश पेंटिंग को छोड़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में अगर आप 95% और 95% मार्क्स ले आते हैं, आपको नीट में 620 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। CBSE 12th का एग्ज़ाम अपने आप में मायने और उसका लेवल है। जब हम आपको पूरा यूनिट पढ़ा देंगे ना, क्वेश्चन बैंक का हम आपको डिस्कशन कराएंगे, आपके पास सारा कंसेप्ट रहेगा, फिर भी क्वेश्चन आपको फिरकी मारेगा।
फिर भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये तो सर आप पढ़ाए ही नहीं थे, लेकिन जब उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे तो लगेगा ये तो हम पढ़े हुए थे। बस वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन नीट का पैटर्न है ना। इसीलिए खास करके बिहार बोर्ड के लिए टेंशन नहीं है, बोर्ड पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन जिन बच्चों का CBSE बोर्ड है, इस बार तो इज्जत बच गया कि कोई फेल नहीं किया। हम तो तुम लोग को पहले ही बोले थे कि जो तुम लोग का सीनियर बैच है वो मन मुकाफित नहीं मिला, लेकिन तुम लोग वैसा नहीं हो, तुम लोग फिर से 2019 वाला बैच हो, जिस बैच से बहुत कुछ दिया जा सकता है। अभी महीना दिन से क्या हो रहा है, कभी तो ऐसा सिनारियो बना था, कभी तुम लोग को प्रेरणा और संकल्प हम अलग अलग करके भी पढ़ाए, कंबाइंड भी पढ़ाए, कभी ऐसा माहौल हम लोग को फेस नहीं करना पड़ा। पता नहीं किसका नज़र लग गया है, क्या हो गया है, होने का कुछ हो कुछ रहा है नहीं। तो सब लोग एकदम मेंटल अपना एक स्टेबिलिटी लाइए कि हमको पढ़ना है, और पढ़ाई का माहौल हर कोई बनाइए। पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो इससे थोड़ा बेनिफिट है ही, जो थोड़ा बहुत कमज़ोर हो वो भी अगर पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाओगे ना, रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा और जीवन में आप सब कुछ दोबारा पा सकते हैं। मार्कशीट का नंबर जो लिख जाएगा एक बार, अब हमको मान लो मैट्रिक में 524 नंबर है, आज हम कितना भी एग्ज़ाम दे दें वो 525 होगा, सब दिन 524, सब दिन 74.99 ही हम लिखेंगे, कभी 75 लिख सकते हैं? ये ऑथोरिटी है हमको? नहीं है। लेकिन हम तब के और अब में बहुत अंतर है हमारे नॉलेज में। तो आपको नॉलेज डे बाय डे आपके लाइफ में बढ़ेंगे ही, लेकिन मार्क्स वन टाइम चढ़ता है। और सोसाइटी में एज़ पर पेरेंट्स नज़रिया मार्क्स ही मायने रखते हैं। वो ठीक है, एक कहावत है कि भाई पेट्रोल पंप पर काम करने वाला का बेटा मैट्रिक में 3rd कर गया और वो उस चीज़ को जुनून बना लिया तो IAS बन गया, लेकिन उसको IAS तक जीने देगा लोग? अब टॉर्चर कर कर के मार देगा कि तू 3rd किया है, तू 3rd किया है, तू 3rd किया है ना। तो इसीलिए सोसाइटी और पेरेंट्स का जो नज़रिया है उसमें मार्क्स की भी वैल्यू है, तो हम लोग उसको भी फुलफ़िल करते हुए चलें। ठीक है, चलो तो लिखा जाए हेडिंग। अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और आज से इस बात को सब लोग संकल्प लो कि पढ़ाई के अलावा बैच में कोई माहौल नहीं बनने दो। बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करना रहता है, कुछ और जाता है ना। प्लान सोचते हैं कुछ और, की छुट्टी के बाद इन लोगों से ये बात करेंगे। अभी सारा एनर्जी तुम लोग के बैच के पीछे लगा हुआ है, लेकिन उसी में बीच में कुछ ऐसा बात हो जाता है कि जिस बात का कोई मतलब नहीं। इंस्टीट्यूट में सबसे पहला काम, सर्वोपरि काम क्या है? पढ़ाई। उसके बाद बाकी कोई काम है, पढ़ाई, एग्ज़ाम, रिजल्ट। इस चीज़ को हमको फोकस करना है। अगर मान लो कि जो आलतू फालतू काम करने के लिए होते तो फिर मेरा ज़रूरत इस शहर में नहीं है। हमसे ज़्यादा सब लोग यहाँ पहले पुराने बैठे हुए हैं, कोई पिस्टन टांग के बैठे रहते हैं, कोई 2 डंटा लेके बैठे रहते हैं कोचिंग के डायरेक्टर। तो वो काम तो हमको करना नहीं है। वो विद्यार्थी को दिखाते हैं कि देखो मेरे हाथ में गोली लग गया और फिर भी हम बच गए। हम तुमको बताते हैं गॉस थ्योरम, हम तुमको सिखाते हैं कूलम्ब्स लॉ, हम तुमको सिखाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। वो सिखाता है कि देखो मेरे हाथ में गोली मार लग गया तो हम बच गए फिर भी, इसीलिए तुम होश में रहो। तो ये करना नहीं है। करना हम लोग को क्या है कि पढ़ाई के दम पे रिजल्ट करना है। प्रैक्टिकल में आपको 2, 4, 5 मार्क्स स्कूल वाले कम ही देंगे, कितना भी कुछ प्रयास कीजिएगा वो आपको फिरकी घुमाएगा, क्योंकि उसको अथॉरिटी ही नहीं है 5 को बच्चा से ज़्यादा का देने का फुल मार्क्स। तो छठा को कहाँ से देगा? और उस 5 के लिए भयानक पैरवी लगता है, तो उसमें मेधा चला जाएगा पीछे, पैरवी हो जाएगा प्रथम। तो वो 5 मार्क्स की खाई को कौन पूरा करेगा? आपका मेरिट, आपका कॉपी है ना। सब लोग को हम सपोर्टिंग क्लास, बैकअप क्लास, सारा कुछ हम दिए हुए हैं ना। 1 बजे से अलग से क्लास सारी फैकल्टी को लगा रखे हैं। जिनको जितना डाउट पूछना है रगड़ के पूछो, सारी फैकल्टी लगी। लेकिन हम फिर से यही बात कहेंगे, और 1000 ने हम लाखों बार यही कहेंगे, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उसमें कोई कमी लगे डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आओ, मिलो। सर फलां सर से हमने ये बात पूछा, हमको नहीं बताया, फलां सर हमको सपोर्ट नहीं करते। इसके अलावा बाबू कोई चीज़ की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, फिर मज़ा नहीं आएगा, मन टूटने लगता है ना। चलो स्टार्ट करें, बनाइए। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू, बस खाली डिस्कशन करना है, टॉप पॉइंट बनाना है, डिस्कशन कर देना है। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इन्फिनाइट थिन शीट, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू
ड्यू टू इन्फिनाइट थिन सीट, ड्यू टू इन्फिनाइट थिन सीट। एकदम वेरी सिंपल है। और देखो हम कि पहले डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं और एक लाइन में आप इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो एक बात, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि अभी हमको पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। और आपको मैं बाबू बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग डेल्टा वी से चेंज करें, या हो सकता है कि हायर पोटेंशियल अगर हमारा पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है और लोअर पोटेंशियल हमारा पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, दो पॉइंट के बीच में लगने वाला पोटेंशियल का डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी वी। तो इन्फिनाइट थिन सीट जो हमारा है तो डेफिनेटली आपका चार्ज सीट होगा। और हमने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में पहले से इंस्ट्रक्शन में नेगेटिव चार्ज अगर बोल रहा है तभी हम नेगेटिव लेंगे, नहीं सिर्फ चार्ज सीट बोल के छोड़ दे रहा है तो क्या लेंगे, क्यों लेंगे ये बता चुके हैं। तो जब भी आप मान लीजिए कि इन्फिनाइट अगर पॉजिटिव सीट का अगर आप इमेजिन करते हो तो इन्फिनाइट थिन सीट का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था ना, क्या वैल्यू बताया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कि 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, याद नहीं रखे हुए उस। हाँ तो कुछ थिकनेस रहेगा तब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थिन सीट बोल दिया ना भैया, तो यहाँ थिकनेस की बात कहाँ कर रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया ना। देखो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस चाहे पोटेंशियल इक्वल टू आपका होता है ई वेक्टर डॉट डी आर, हाँ या ना, ई वेक्टर डॉट डी आर। और ई वेक्टर डॉट डी आर की जब भी बात आती है तो इसका मतलब क्या है कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, फिर से समझना है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बिना कोई एक्सेलरेशन जनरेट किए हुए या उसमें बिना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किए हुए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो हम वर्क डन करते हैं, दैट वर्क डन इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फिगरेशन बाय द एनी चार्ज। यानी किसी चार्ज के द्वारा जो क्रिएट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो ले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ता है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैंने पहले ही बोल दिया, तो जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा। और रिलेशन भी हमने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का पढ़ा दिया, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो डी वी निकालना होगा तो ई डी आर ना, तो माइनस ई डी आर का मतलब अब समझ लो ना यहीं से, क्योंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ना जी, अगेंस्ट द पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। और ई डॉट डी आर इक्वल टू क्या जानते हो, ई डी आर। तुम यहाँ cos 180 लिख रहे हो, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो जो बात हम वहाँ लिख रहे हैं वही बात तो घुमा के यहाँ से भी आ रहा है ना, हाँ या ना। तो डी वी इक्वल टू तो माइनस ई डी आर। अब भी निकालना है यानी चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या बोले हैं कि स्मॉल वैल्यू से बड़े वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन कर देंगे, जो वैल्यू आएगा आंसर हो जाएगा। चाहे कोई भी हो, कोई भी एप्लीकेशन, हाँ याद रखना पड़ेगा। अब थिन मान लो कि इन्फिनाइट लॉन्ग वायर का बोल दिया, तब इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है ये मालूम रहेगा तब ना। यही बात मालूम नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे। अभी हम थिन सीट का बोल रहे हैं, थिन सीट का तुमको मालूम नहीं रहेगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हम तुमको दे दिए, ये दिमाग में रखो, इसी पे सारा प्रॉब्लम, सारा क्वेश्चन इसी पे आपको बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सिग्मा प्लस इसका, अच्छा सिग्मा इसका क्या है रे बाबू, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। आपको जैसे मान लीजिए कि कल हमने लॉन्ग इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर बोला, तो इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर जब लेंथे बोल रहे हैं इन्फिनाइट, तो उसका लेंथ कितना मालूम होगा। तो जब उसका लेंथ मालूम नहीं है तो उस कंडीशन में आपको लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज उसका दिया हुआ रहेगा, दैट इज़ लेमडा, कि उसके यूनिट लेंथ में चार्ज का अमाउंट कितना है। चार्ज के कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में इस टॉपिक को मैंने डील किया था। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि इन्फिनाइट थिन सीट, यानी वह सीट जिसका एरिया काउंट करना पॉसिबल इन्फिनाइट है, तब उस पर हमको उसका एरिया जो खोजेंगे तो कभी मिलेगा, उस पर दिया हुआ रहेगा आपको कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज। अब क्या है हम लोगों का कि अब हम लोग को बोला थिन सीट इन्फिनाइट, तो उसका तो हमको एरिया नहीं मालूम रहेगा,
मालूम क्या रहेगा हम लोगों को, उसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो जो हम क्या ले लिए, सिग्मा। अब इसके कारण मान लीजिए जब इसमें 2 पॉइंट को हम लोग मेंशन करते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा ये फार पॉइंट अगर हम लोग बी ले लेंगे तो यानी आपको लोअर पोटेंशियल होगा, और नियर पॉइंट अगर आप ए ले लिए तो ये आपका क्या हो गया, हायर पोटेंशियल। जो पॉइंट चार्ज, सोर्स ऑफ चार्ज के नज़दीक में होगा उसका पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल 1/r नहीं पढ़ाए हैं, V = 1/4πε0 Q/r, तो V प्रोपोर्शनल 1/r। तो जो पॉइंट आपका चार्ज सोर्स के नज़दीक में होगा उसका पोटेंशियल हायर होगा, और जो पॉइंट चार्ज सोर्स से दूर होगा उसका पोटेंशियल लो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ना हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो A और B के बीच का निकालेंगे, हाँ या ना। तो अब चलो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ का इसका जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं RA, इसको मान लेते हैं RB, और इनका जो आपस में जो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना बाबू, हम इसको मान लिए D। कोई दिक्कत? अब देखो तो एकदम सिंपल है, हमने तुमको क्या कंसेप्ट दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B, तब VA माइनस VB, हाँ या ना। क्या होता है VA माइनस VB का फॉर्मूला, ध्यान दो, EDR, ये तो होगा ही। अब तुमको टोटल वैल्यू का ना इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड विथ इंटीग्रेशन, तो कहाँ से कहाँ तक का निकालोगे, RA से लेके RB। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना, RA से लेके RB, तो आपका यही दोनों पॉइंट के बीच का ना निकालना है। यहाँ पे एक चीज़ को चेंज करना होगा जो कि आपके पैकेज में भी गलत है, और वो सीखना होगा। क्या? आप ये बताओ कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को तुम यहाँ से यहाँ ले जाओगे तब तुमको वर्क डन करना पड़ेगा, वो तो बाय सेल्फ जाएगा ना जी। देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है, यहाँ पे तुम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए तो बाय सेल्फ जाएगा, तुमको वर्क करना पड़ेगा। नदी में जिधर पानी की धारा बहती है, नाव उधर ले जाने के लिए क्या तुमको पतवार चलाना पड़ेगा? पतवार कब चलाना पड़ेगा? जब धारा के अपोजिट, स्ट्रीम के अपोजिट जब तुम नाव को लाना चाहोगे, बोट को लाना चाहोगे तब ना। तो ये तुम्हारे बुक में जो भी जिनके पास भी ये आपका पैकेज है वो करेक्शन कर लेंगे। हम ला रहे हैं पॉइंट B से A पे, हाँ या ना। यानी आपको यहाँ से RB से कहाँ पे ला रहे हैं इस पोजीशन को, कोई दिक्कत? अब चलो यहाँ पे, अब आगे हम लोग कैलकुलेशन इसका करते हैं, माइनस RB RA। अब देखो बाबू, अब यहाँ पे तुमको E का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि E तुमको गॉस थ्योरम से मिला हुआ है और तुमको याद रखना पड़ेगा। और अभी हमने तुरंत डिस्कस किया, फिर से माइनस नहीं लगेगा, यहाँ हो जाएगा सिग्मा इंटू और यहाँ पे आपका DR। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। और सिग्मा का जो वैल्यू है वो आपका क्या है कि यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्ज आपका अवेलेबल है वो वैल्यू हमारा सिग्मा है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। और एप्सिलॉन का वैल्यू तो आपका क्या है कि वैक्यूम का परमिटिविटी, तो 8.85 इंटू 10⁻12 जो वैल्यू आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू आपके आ जाएंगे बाहर, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इंटीग्रेशन RB RA, यहाँ क्या हो गया DR माइनस सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन। DR का इंटीग्रेशन बाबू रे नहीं बोल रहे हो, ये होगा ना। तो चलो, तो माइनस सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, RB माइनस RA माइनस RB, हाँ या ना, RB माइनस। तो चलो अब हम लोग यहाँ से VA माइनस VB जब निकालेंगे तो देखो माइनस सिग्मा 2 पाई एप्सिलॉन। अब एक बात कंसेप्ट के लिए ध्यान दो, RA माइनस RB, RA माइनस RB, तो माइनस D ना, माइनस लिख दूँ। तो चलो तुम लोग बोल रहे हो तो मैं लिख रहा हूँ, बोलोगे नहीं तो नहीं लिखूँगा, हो सहमत ना इस बात से। तो चलो सिग्मा इंटू D बाई 2 पाई, कुछ है इसमें नोट करो। अच्छा, बुक में क्या किया है कि अभी आपको ये RB से RA ही ले रहा है, बाद में यहाँ पे ये माइनस में ही लिखा है, तो कैलकुलेशन में D का वैल्यू निगेटिव होगा, तो अपने आप तुम अब पोटेंशियल डिफरेंस जब ही तुम निकाल रहे हो, सुनो मेरी बात को, पोटेंशियल जब ही तुम निकाल रहे हो तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो वो तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा ना, हाँ या ना। अब आगे समझ में आया? चलो अगला,
पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। अब स्फेरिकल सेल का मतलब ये समझना है कि हम लोग क्रिकेट वाला प्लास्टिक वाला गेंद देखे हैं ना, वो आपका स्फेरिकल बॉल है, स्फीयर के शेप में है, लेकिन इनसाइड आपका क्या है, वो हॉलो। तो हॉलो मान लीजिए कि आपका स्फेरिकल सेल, या स्फेरिकल सेल यानी वह सेल जिसका शेप स्फीयर के आकार का हो। सेल तो मान लीजिए क्यूबॉइड में भी हो सकता है ना, लेकिन हमने यहाँ पे स्फेरिकल का इमेजिन किया, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान देना है कि इसमें हम लोग दो कैलकुलेशन करेंगे कि स्फेरिकल सेल का, आपको जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल का हमने जब पढ़ाया था, तो पहला जो पॉइंट P है वो रेडियस, जो पॉइंट P का सेंटर से जो डिस्टेंस है स्मॉल r, तो आपका हमने पहला पॉइंट जो लिया है तो आउटसाइड फ्रॉम द सेल, और दूसरा जो हमारा हो जाएगा आपका इनसाइड द सेल। अच्छा, तीसरा हम बताएंगे कि एट द सरफेस ऑफ द सेल व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो स्फीयर के रेडियस के इक्वल है। तो चलो पहला जो हम लोग का है कि फॉर आउटसाइड, क्या है आपका कि फॉर आउटसाइड पॉइंट, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आपका क्या है कि R का जो वैल्यू है वो कैपिटल R से क्या होगा कि बड़ा होगा, हाँ या ना। तो पोटेंशियल जो, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन में तुम देखो कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, कोई भी मान लीजिए कि जब आपका स्फेरिकल सेल का जो आउटसाइड पे जो अगर कोई पॉइंट आपका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसका क्या निकाले हैं, KQ/R² निकाले हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल एट द पॉइंट। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ, ये मान लीजिए स्फेरिकल सेल, इसका रेडियस हम लोग क्या ले लिए R, पॉइंट P मेरा यहाँ पे है जिसका डिस्टेंस आपका O से P का कितना है R। इस पर मान लीजिए कि आपने पॉजिटिव चार्ज दिया जो कि इसके पूरे इंटायर सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने इसका कैलकुलेशन भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बताया कि उस समय ये स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल सेल 1/4πε0 Q/R² R कैप। सर इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। R कैप क्या, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, है ना, क्या होगा, और यहाँ पे अगर निगेटिवली चार्ज होगा तो इनवर्ड। लेकिन आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो उसके लिए हम लोग R कैप, चूँकि अलोंग द रेडियस, या रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड हम लोग बोलते हैं, जिसको R कैप से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर इसको स्केलर की बात करेंगे तो 1/4πε0 Q/R²। कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला, तो 1/4πε0 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। अब आपको क्या निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस, आपको कैलकुलेशन है कि पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, तो जब भी हम लोग V जो है वो स्फीयर के आउट पॉइंट के लिए निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले तो -E, ये तो आपको लिखना ही है, ये तो आपको लिखना है। अब पोटेंशियल एट द आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल कैसे निकालोगे, ज़रा इमेजिन करो कि किसी भी पॉइंट चार्ज का हम लोग किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाले थे, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या है, यस, यानी किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में लाते हैं, तो जो हमारा टोटल वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो करना पड़ा है वो हमारा क्या कहलाता है। तो आप कहाँ से कहाँ ला रहे हो, सुनो बातचीत नहीं, फॉर्मूला तो आपको मिला हुआ है ना, तो कहाँ से कहाँ ला रहे हो, इन्फिनिटी से कौन पॉइंट तक ला रहे हो,
पॉइंट P ला रहे हो, और वो पॉइंट P का डिस्टेंस कितना पे है ओरिजिन से? R पे है। कुछ है इसमें? लिख तो दिए। तो समझो क्वेश्चन ही बना रहे हैं, तो ये क्या है इसमें कि हमको इन्फिनिटी से, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तब न चार्ज के ही इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाएंगे, तब न मान लीजिए A से B पे ले गए तो RA से RB लाए, हमारा हेडिंग ही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है। तो मान लीजिए इस चार्ज स्फेरिकल के कारण पॉइंट P पे हमको अगर मान लीजिए पोटेंशियल निकालना है, तो इसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं वो तो रेडियली आउटवर्ड लग रहे हैं। हम क्या करेंगे? इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट P तक लाने में जो टोटल वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन हमारा क्या होगा? पोटेंशियल कहलाएगा। वर्क डन क्या कहलाएगा? तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि अगेंस्ट द फोर्स आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आप वर्क डन कर रहे हो, तो cos 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू -1। अब बार बार हम यही फॉर्मूला लिख रहे हैं, हाँ या ना? अब चलिए वेरी सिंपल, माइनस इन्फिनिटी से R इक्वल टू क्या होगा? KQ/R² इंटू DR। अब देखो तो माइनस KQ को बाहर में कर लूँ। अब देखो तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या हो जाएगा? R का पावर -1 ना। अब देखो, अब ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा सब लोग जो बच्चे हमारे बैच में नए हैं वो ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए आपको मैं पहले इंटीग्रेशन बता दूं कि x टू दी पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन में x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अभी देखो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अभी दिया हुआ नहीं है, इसको बोलेंगे अनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तब यहाँ पे लग जाता है +c। सुन रहे हो? और जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ रहेगा, यहाँ देखो तुमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है, तब ये हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। तब क्या हो गया? तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में मैं यहीं पे लिख देता हूँ, डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ ये लिखना है, आपको +c लिखने की ज़रूरत, और जो लोअर लिमिट होगा यहाँ लिखेंगे, अपर लिमिट जो होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपका क्या? अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन आपको कर दें कि 1/R² इंटू DR का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, इधर उधर ध्यान दीजिएगा समझ में। आप बताइए कि ये R को हम लोग अभी तो डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में लाएंगे तो क्या होगा? R का पावर -2 होगा, तो R का पावर -2 + 1, और फिर यहाँ पे -2 + 1। अरे भैया, यहाँ R का वैल्यू, R का पावर 2 है, तो n का वैल्यू कितना है? 2 है, नहीं है यहाँ पे n का वैल्यू 2। तब देखिए यहाँ से क्या आ गया? R का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। 1 सेकेंड आप माइनस यहाँ लिखोगे, और R का पावर -1 को क्या लिखोगे? हाँ है ना? 1/x टू दी पावर n इक्वल टू x का पावर -n, x का पावर -n इक्वल टू 1/x टू दी पावर n, वही तो लिखे हैं ना। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग, हमारा जो लोअर लिमिट है ये, अब देखिए -KQ 1/R लिखेंगे ना, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो R लिखे, सॉरी यहाँ तो माइनस भी लगाना होगा ना, तो माइनस, ठीक है। अब फिर से यहाँ इंटीग्रेशन में माइनस लगता है, और -1/R के जगह पे अब क्या पुट करोगे? इन्फिनिटी, और 1/∞ इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चा ध्यान देना है सब, तो -KQ, अच्छा -KQ, अब ये माइनस माइनस तो सॉरी ये तो 0 ही ना है। अब चलो तो -1/, तो देखो यहाँ से KQ, समझ में आया? नोट करा जाए। थोड़ा जल्दी करेंगे तब आगे और हम बताते हैं आपको। इसी में ये पॉइंट आपको मैंने पास्ट में भी डिस्कशन कर रखा है ना। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ तक नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट हम आपको बताते हैं तुरंत। सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रहेगा तो पोटेंशियल का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। अब पोटेंशियल अगर सारी बातें याद रहेगी तो कैपेसिटर का एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। इफ स्फेरिकल सेल इज अ hollow, if a spherical cell is a hollow sphere, if a spherical cell is a hollow sphere and behaves like
and behaves like a point charge and behaves like a point charge then, अब चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देन फॉर आउटसाइड। अब देख तो बाबू रे, अब तुम्हारा क्या हो गया कि जो सेल तुम स्फेरिकल सेल लिए वो हॉलो स्फेरिकल सेल है ना जी, और वो एक एक्ट जो कर रहा है एक पॉइंट चार्ज की तरह कर रहा है। लेकिन पहले से तुमको एक्सप्रेशन में ये बात का डिस्कशन है कि जो तुम्हारा स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस क्या है, आर है, कैपिटल आर है। तो चलो हॉलो ही होगा तो उसका तो कैपिटल आर होगा ना। अब तुमको दिया हुआ रहेगा कि इफ सिग्मा इक्वल टू सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑफ द, नहीं बोल रहे हो, स्फीयर, देन Q इक्वल टू क्या बात करोगे, सिग्मा इंटू एस, और एस यहाँ पे क्या है, एस इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सेल। अगर मान लो कि उसका तुमको चार्ज उस पर नहीं दिया हुआ है, उसका क्या दिया हुआ है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज दिया हुआ है, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस होता है ना, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे सिग्मा इंटू, अब स्फीयर का चाहे वो हॉलो रहे या सॉलिड रहे, उसका सरफेस एरिया तुम लोग पढ़े हुए हो, हाँ या ना। तो चलो देन या देयरफॉर भी इक्वल टू के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। अब देख तो 4 पाई की जगह पे क्या, के की जगह पे क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्स नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बाय स्मॉल आर। 4 पाई नहीं बोल रहे हो, तो सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर एप्स नॉट स्मॉल आर। ये आपका हॉलो स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट का आपको मिला। अब इसमें हॉलो स्फीयर दिए हुए रहेंगे तो क्या क्या आपको मालूम रहेगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, उस हॉलो स्फीयर का रेडियस, उस हॉलो स्फीयर का एप्स नॉट आपका स्पेस का, फ्री स्पेस का परमिटिविटी, और स्मॉल आर यानी स्फीयर के जो आउटसाइड पॉइंट पे जो आप जहाँ पे पोटेंशियल आप निकालना चाह रहे हो, तो स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस, ये फॉर्मूला ठीक है। अब बताऊँ आगे। अब आपको इसमें पूछ रहा है कि पोटेंशियल, अब लिखिए पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये तो बात कल भी डिस्कस किए थे और आज भी हम बताते हैं, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब ब्रैकेट में क्या, स्मॉल आर इक्वल टू 0 नहीं होगा, कि जो पॉइंट आप सेंटर से ध्यान देना है, ये मान लीजिए आपने एक स्फीयर का इमेजिन किया, ये डायग्राम भी बना लीजिएगा। इस पर अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब आपका अगर इसका सेंटर O है, रेडियस आपका कैपिटल R है, तो आपको निकालना है। अभी तक क्या था कि आप पॉइंट P इसके आउटसाइड निकाल रहे थे, अब हम डायरेक्ट कहाँ चले गए, इसके इनसाइड में। तो देखिए तो यहाँ पे कि V इनसाइड का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, KQ बाय क्या रे, कैपिटल R, स्मॉल r ने, KQ बाय कैपिटल R, हाँ या ना, क्योंकि स्मॉल r इक्वल टू, तो यहाँ 0 आपका आ गया। तो देखो तो यहाँ से जो V इनसाइड का जो फॉर्मूला आपका आ गया है, तो 1/4 पाई एप्स नॉट Q बाय कैपिटल R। अब Q इक्वल टू, अगर इसका भी मान लीजिए क्या कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज आपका सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, तो V इनसाइड आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्स नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर बाय R। अरे हाँ या ना। तो देखो तो 4 पाई से 4 पाई, एक R से R कैंसिल, बोला जाए तो आपका सिग्मा R बाय, याद रहेगा। यानी अगर आपका स्फेरिकल, सुनो, हॉलो स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फीयर है, उसका अगर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज अगर आपको दिया हुआ है, स्फीयर का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू लगेंगे वो सिग्मा R बाय
एप्सिलॉन होगा। लेकिन यहीं पे बात करेंगे और ये वैल्यू कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू, क्योंकि किसी भी स्फीयर से ये पॉइंट तो सब जगह से तो इक्वी डिस्टेंस पे है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, कांस्टेंट। E इक्वल टू माइनस dV/dr किए हो ना, तो V कांस्टेंट रहेगा, तो तुम R के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करोगे किसी भी कांस्टेंट का, तो क्या आएगा, तो सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, सेंटर एट द होलो स्फीयर या सेंटर एट द चार्ज्ड होलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो। What is the value of electric potential? Is constant, and that is sigma r by epsilon naught. How this value is sir constant? तो देखो सिग्मा क्या होता है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज फिक्स है, बदलेगा। r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट है, बदलेगा। epsilon naught का वैल्यू समझ गए। चलिए बताऊं आगे, अब लिखिए तो पोटेंशियल एट इनसाइड, पोटेंशियल एट इनसाइड, पोटेंशियल एट इनसाइड, इनसाइड पोटेंशियल एट इनसाइड द स्फीयर, यानी r का जो वैल्यू होगा वो स्फीयर के रेडियस से। अब देखो तो यहाँ पे ये पॉइंट O, हम कोई पॉइंट यहाँ पे P ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस आपका r है और इसका रेडियस आपका r। ये स्फीयर आपका क्या है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत। हमको पॉइंट P पे आपका इसका पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए प्लस Q चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड O, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड O, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, Vp माइनस, यानी पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट O, माइनस इंटीग्रेशन, ध्यान से कहाँ से कहाँ, O से P, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल R इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे तो स्मॉल r न पुट करोगे जी, हाँ या ना। अब देखो तो यहाँ पे, अच्छा E इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपको चाहिए, हाँ या ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड करो ना, और डॉट dr हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत, या हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लें इसको तो भी कोई दिक्कत। वी नो दैट, क्या जानते हो तुम, जानते हो, तो Vp माइनस VO इक्वल टू G, तो Vp इक्वल टू कितना, कितना निकाले हो, मिल गया। सर दर्द कर रहा है, कहाँ है, गर्मी से, वहाँ गर्मी लग रहा है, अरे तो हमको भी तो गर्मी लग रहा है, तो हम पढ़ा रहे हैं, तो सो जाएगा। तू ज़्यादातर क्लास में सोया रहता है, रात भर तो जगा रहता है क्या, इसीलिए नींद आता है अभी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर, अब सेल दिया और स्फीयर, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो एक बार बताते हैं और इसका ग्राफ को भी समझना है। रिंग का जो था वो तो मैंने आपको ग्राफ बता दिया था, जो आप लोग क्वेश्चन पूछे थे वो समझ गए। अब चलिए आइए इसमें, चाहे हम लोग सेल लें या स्फीयर लें, सेल मतलब बहुत छोटा जिसको पॉइंट चार्ज की तरह भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, स्फीयर जिसको हम लोग सेल नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा। इसका रेडियस हम लोग ले लिए हैं कैपिटल R, कोई दिक्कत। इस पे बात करते हैं कि प्लस Q चार्ज, यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस Q चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोगों को मान लीजिए कि इसके कारण पोटेंशियल निकालना है। अगर इसके आउटसाइड में आप तो देखो V आउट, आउटसाइड के किसी भी पॉइंट पे, इफ दैट पॉइंट इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देन V आउट इक्वल टू Q बाय या स्मॉल r। चलो अब हम लोग इसके सरफेस पे बात करते हैं कि इसके सरफेस पे हमारा पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा।
तो ये हमारा वैल्यू होगा के क्यू बाय, अच्छा वी इनसाइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनसाइड का वैल्यू वही होगा जो, हाँ या ना। तो बताइए सेंटर से लेके और उसके सरकमफेरेंस तक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हो गया, तो वहाँ से वहाँ तक आप किसी भी चार्ज को ले जाएंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0 वर्क डन करना पड़ेगा। समझ गए। आपको पूछेगा कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड सरकमफेरेंस ऑफ द स्फीयर, दैट विल बी 0। अब अगर हम लोग इसका वेरिएशन का अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें, ध्यान दो बाबू रे, अगर y एक्सिस पे हम पोटेंशियल ले लें इन वोल्ट और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस या x हम लोग अगर ले लें, कोई दिक्कत, तो इसका जो ग्राफ होगा यहाँ से यहाँ तक तो आपका कांस्टेंट, और ये जो पोजीशन आया ध्यान दो x इक्वल टू कैपिटल R, इसका वैल्यू हम बोलेंगे v0। यानी देखो ये x इक्वल टू तो यहाँ 0 ना, तो जब x इक्वल टू 0 यानी आपका ये पॉइंट O पे, तो पॉइंट O पे जो वैल्यू है वही सरकमफेरेंस पे भी है, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं ना आया, कांस्टेंट। अब इसके आउटसाइड जाओगे तब तो ये फॉर्मूला ना जाएगा के क्यू बाय एक्स, तो यहाँ पे v प्रोपोर्शनल 1/x ना है, तो 1/x का जो ग्राफ होता है हमारा, समझे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे v प्रोपोर्शनल 1/x या x की जगह पे r। समझ में आया, नोट करो। और ये वो आपका क्या था, हम लोग सेल की बात किए थे, हॉलो स्फीयर के लिए भी यही वैल्यू होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए भी यही, और हॉलो स्फीयर दोनों के लिए यही वैल्यू होगा आपका, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो। अच्छा एक बात बच्चा कि हमने आपको पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का निकाले हुए हैं, निकाले हैं ना, अच्छा ठीक। इसका जो वैल्यू होता है के क्यू बाय आर। अब बताऊं नेक्स्ट, बोलो जल्दी, बस 2 टॉपिक और है वो कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का फिर तक। चलिए लिखिए तो, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का निकाले हो, देखो तो रिजल्ट उसका ρr/3 इन है, 3 एप्स, और जब वैक्यूम के लिए बोलेंगे तो एप्स नोट बोलेंगे, है ना, और जैसे एप्स बोल दिए तो वो मीडियम का हो गया, तो मीडियम का जब होगा तो ई मतलब एप्स m इक्वल टू क्या पढ़ा है, एप्स नॉट इंटू एप्स r, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज मल्टीप्लाई। चलो अब यहाँ पे हम लोग सॉलिड स्फीयर का हेडिंग दिए हैं। अब देखो तो बच्चा सब लोग ध्यान दो कि यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है ना, ध्यान से सुनना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ऐसे एक बात ध्यान दो कि अगर पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आपका है, तो आप उस पर कितना भी चार्ज दे दो, ऑल चार्ज कम्स टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। समझ रहे हो ना, तो इस समय क्या होता है कि उसका यूनिफॉर्मली उस पर सरफेस पे ही आके, अगर मान लीजिए सॉलिड बोले तो अगर आप मान लीजिए कॉपर का कोई स्फीयर की बात करो या आयरन का बात करो या एल्यूमिनियम का बात करो, अगर वो स्फीयर है और उस पर आप कितना भी चार्ज उसके इंटायर वॉल्यूम में आप कहीं पे भी दे दीजिए, वो सारा चार्ज सेंटर या जिस पॉइंट पे आप दिए वहाँ नहीं रहेगा, वो उसके सरफेस पे आके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन हमने आपको सॉलिड स्फीयर बोला, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है कि नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है कि जहाँ पे भी आप चार्ज दोगे तो वो उसी पॉइंट पे आपका स्टैटिक कंडीशन में होता है, तभी तो हम लोग कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में हम लोग डिफरेंस को समझते हैं ना। तो अब इसमें भी आपका एक बात को ध्यान में रखना है और कैलकुलेशन में आपको एक बात को कैलकुलेशन में एक चीज़ को रखना होगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर में, तो सबसे पहला अगर मान लीजिए कि लेट अ प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, तो हम लोग उस पर चार्ज कितना दे दिए, कैपिटल क्यू, और उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। वही जो पुराना एक्सप्रेशन है उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक हमारा केस क्या बनेगा,
यानी पॉइंट P लाइज एट आउटसाइड द स्फीयर। दूसरा आपका क्या बनेगा, लाइड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और तीसरा आपका बनेगा, है ना। तो चलिए पहला का जो बात करेंगे फर्स्ट के लिए, तो आपका तो V आउट की बात करें तो V आउट का तो यही आ जाएगा KQ/R। दूसरा का बात करेंगे V सरफेस, है ना, V एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो ये भी वैल्यू आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत जी। अब हमारा आता है तीसरा, है ना। तो तीसरा जो आपका कैलकुलेशन में है कि जिसमें आपका R का जो वैल्यू है, सॉरी R का जो वैल्यू है वो आपका स्मॉल r से क्या है, सॉरी बड़ा है। तो चलो एक स्फीयर की बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर का। इसका सेंटर O, यहाँ से यहाँ आपका रेडियस R। हम यहाँ पे एक पॉइंट P लेते हैं जिसका यहाँ से रेडियस R है। तो यहाँ पे हम एक अलग स्फीयर का इमेजिन कर लें, हाँ या ना। अगर एक अलग स्फीयर का इमेजिन करेंगे तब हम लोग V इक्वल टू जो निकालेंगे। अब थोड़ा सा इस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। सर क्या मेहनत करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, एकदम वेरी सिंपल। सबसे पहले इसका, अगर मान लीजिए इस पर Q चार्ज दिए हैं, इस पर अगर मान लीजिए Q चार्ज दिए हैं, तो इसका आपका सिग्मा इक्वल टू सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा निकालेंगे तो निकलेगा वैल्यू, क्या निकालेंगे, हाँ या ना। तो चलो 4/3 ये रो आ गया। तो यहाँ से अगर मान लो इसका सिग्मा हमको दिया हुआ है, सॉरी रो दिया हुआ है, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इंटू, कोई दिक्कत है बबुआ, लेट दैट Q डैश चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। अरे एक पूरा पर न प्लस Q है, उसमें तो तुम एक छोटा स्फीयर की बात कर रहे हो ना, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटायर द वॉल्यूम, तो देन द स्मॉल रेडियस वाला जो स्फीयर है उस पर तो चार्ज बड़े वाले स्फीयर के कंपैरिजन में तो कम ही होगा। तो हम उसका Q डैश निकालेंगे ना, तो Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 स्मॉल r क्यू। क्योंकि दोनों का, ये स्फीयर हो या ये स्फीयर हो, दोनों पे चार्ज आपका क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, हाँ या ना, सॉलिड स्फीयर बोले तो क्या, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो ये आपका आ गया। अब सुनो, इसके कारण इसके सरफेस पे और इसके कारण इसके सरफेस पे, तो चलो उसका जब हम लोग बात करेंगे तो V इक्वल टू KQ/R की बात किए हो, अरे बोलो ना हाँ या ना। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहीं पे ध्यान देना है सब लोगों को, इधर उधर नहीं। Q इक्वल टू क्या यूज करेंगे, πr³ करेंगे ना। अब बाय R, इस R से इसको काट दें, R² होगा। चलो V डैश की बात करेंगे तो काहे काटेंगे, रहने ना दो, काट फूट अभी नहीं मचाना है हम लोगों को, इसको R³ रहने दें। अब चलो V डैश की बात करेंगे ना, तो KQ डैश बाय, नहीं बोला, तो ये क्या हो जाएगा, रो 4/3 पाई स्मॉल r³ ना। अब बाय R, हाँ या ना। तब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो V माइनस करोगे ना, या VP माइनस मान लो VS, ये VS माइनस VP, यही करोगे ना जी। तो देखो आपको यहाँ पे, तो ये जो V माइनस V डैश कर रहे हो तो आपका आ जाएगा, बोलो तो फॉर्मूला, K रो 4/3 पाई r³ बाय R माइनस K रो 4/3 4 न, फिर से 4 काहे लिए जी, यहाँ कहाँ बोला था, बाय स्मॉल r ना। अब इसको R² कर देते हैं, इसको भी R² कर देते हैं। तो देखो यहाँ से K रो 4/3 नहीं होगा, कैपिटल R² माइनस, आ गया रिजल्ट, नोट करा जाए। हम लोग को तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का तो फॉर्मूला ये ना दिया हुआ है, इसके हिस्से में जो Q डैश आया है वो तो इसके टर्म में हम लोग निकालते। रुक जाओ,
फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग VS का निकालेंगे या VQ का निकालेंगे। तो VS, तो हम लोगों को क्या मिला हुआ है, KQ/R। अगर आपको यहाँ से तो डायरेक्ट आपका रो इंटू 4/3 πr³ ये आपका Q और ये रो का वैल्यू आपका आया है ना। अब आपको निकालना है Q डैश। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लगाएंगे रो इंटू, ध्यान से सुनना है, रो इंटू या KQ ही रहने देंगे हमको इसका हम लोग मान लिए हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग रो मान लिए हैं। तो Q इंटू ऐसे रो इंटू 4πr³। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये रो इक्वल टू क्या है ना। अब इसका जब पोटेंशियल निकालेंगे तो KQ डैश बाय तो KQ R² ना, तो KQ, अब हम लोग निकालेंगे KQ बाय माइनस है ना, KQ/R कॉमन ले लें, 1 माइनस बन गया। क्वेश्चन बनाए थे आप लोग। अच्छा सुनिए एक बात और कि हम लोग का ना टेस्ट का कौन सा क्वेश्चन डिस्कशन क्लास में बचा हुआ है। मतलब हम संकल्प वाला तो कर दिए, विनर वाला कर दिए हैं, संकल्प पिछले मंथ वाला बचा हुआ है ना। तो हम प्रयास करते हैं कि आज शाम में ही हम ऑनलाइन रिकॉर्ड करके दे दें, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन उसी में, आप लोग के पास तो क्वेश्चन है ही ना, हमको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, विनर वाला तो कर दिए ना। विनर वाला में 3 क्वेश्चन को लेके है ना, लास्ट तक नहीं बता दिए थे। तो कल विनर वाला लेके आना, जो क्वेश्चन बचा हुआ है कल कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कल क्वेश्चन ही कराएंगे तो विनर वाला भी करा देंगे और ये भी करा देंगे। और अभी जो सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम लिए हैं उसमें भी कुछ कराना है क्या? उसमें तो सब किया ही हुआ है, हाँ ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब जो हम लोग विनर के लिए जो एग्ज़ाम लेंगे पूरा कंप्लीट आपका थ्योरी बेस्ड हल्का फुल्का न्यूमेरिकल रहेगा। क्योंकि आप लोगों को सब्जेक्ट पे पकड़, कंसेप्ट पे पकड़ ही नहीं है तो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। न्यूमेरिकल हम संकल्प बैच का बनाएंगे ही। संकल्प बैच में अच्छा इस बार आप लोग टेस्ट में भी एब्सेंट किए हो सब लोग, संकल्प वाले बच्चे भी एब्सेंट किए हैं और विनर वाले भी एब्सेंट किए हैं।